असर्शन का मतलब आपको समझ में नहीं आता और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा चैप्टर को आप टफ बना लेते हो। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ असर्शन का कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। 10-12 मिनट का ये वीडियो होगा मुश्किल से, एंड आपको असर्शन की पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आपको क्या करना है, बस वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर देना है ताकि बाकी इंटर बच्चों तक भी ये पहुंच सके। ठीक है सर। सो हमारा असर्शन है क्या? असर्शन बेसिकली क्या होता है, मैनेजमेंट कुछ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बोलता हूँ, सपोज करो बैलेंस शीट में पीपीई आया 10 लाख का। हाँ सर। तो पीपीई 10 लाख का आया, बैलेंस शीट में आ रहा है। तो ये एक्स लिमिटेड अगर पीपीई बैलेंस शीट में दिखा रहा है तो मतलब एक्स लिमिटेड इस पीपीई को होल्ड करता है। हाँ सर। ये मैनेजमेंट ने क्या करा है, रिप्रेजेंट करा है। क्या तुम उसको मान लोगे? नहीं सर, हम उसको ऐसे ही नहीं मानेंगे। हम उस पे ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे टू आइडेंटिफाई प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट। क्या इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ। मैनेजमेंट तो बहुत सही चीजें बोलता है। मैनेजमेंट ने बोला कि सर डेटर 31 मार्च को 10 करोड़ है। तुम सीधे मान लोगे क्या? नहीं सर, हम इसके वैल्यूएशन से रिलेटेड एजिंग एनालिसिस मंगवाएंगे। है ना? तो कॉन्सेप्ट इतना सा है कि मैनेजमेंट चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम एज अ ऑडिटर उस पर ऑडिट प्रोसीजर लगा रहे हो ताकि उसमें कोई भी प्रोबेबल मिसस्टेटमेंट है तो आइडेंटिफाई कर सको। ठीक है सर। असर्शन है ना, बेसिकली है ना, ए बी सी डी, अकाउंट बैलेंस, क्लास और ट्रांजेक्शन, डिस्क्लोजर। असर्शन मतलब मैनेजमेंट कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है सर? बैलेंस शीट आइटम्स, पीएनएल, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन एंड डिस्क्लोजर। ठीक है। अब असर्शन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं जहाँ से आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। ठीक है। तो हमने बेसिक असर्शन का मतलब समझ लिया। अब मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में बैलेंस, अकाउंट बैलेंस एट द पीरियड एंड, दैट इज बैलेंस शीट। इसके लिए तुम थोड़ा सा ध्यान रखना, ERCV। बोलो भाई, ERCV। एग्जिस्टेंस, राइट एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। आपको चैप्टर नंबर 5 में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल भाई पीपीई है, पीपीई के राइट एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर लगाओ। तो जब तक आपको इसका मीनिंग क्लियर नहीं होगा ना, आप कुछ भी रेंडमली पॉइंट्स लिख के आ जाओगे। ठीक है सर। तो पहले अपन बात करते हैं एग्जिस्टेंस। मैंने यहाँ पे नोट्स में बहुत ईजी लिखा हुआ है, नो फेक असेट एंड लाइबिलिटी। मैं सिंपल सा बोलता हूँ, कोई भी फेक असेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। एग्जिस्टेंस का इतना सही मतलब है, कोई भी फेक असेट लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल, इन्वेंट्री रिकॉर्डेड इन या इन्वेंट्री रिकॉग्नाइज इन द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्ट इन द एज एट द पीरियड एंड। मतलब यार इन्वेंट्री अगर तुमने 31/3 को कुछ दिखाई है बैलेंस शीट में तो वो एक्चुअल में है, फेक रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। दैट इज योर बेसिक मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर तुमने कोई डेटर राजू को बैलेंस शीट में दिखा रखा है तो वो राजू है डेटर, वो फेक डेटर नहीं है। दैट इज योर एग्जिस्टेंस। नो फेक असेट एंड लाइबिलिटी, बेसिक तुम इतना सब ध्यान रखोगे, दैट इज एग्जिस्टेंस। अरे एग्जिस्ट करता है भाई, बात खत्म। ठीक है। मैं इसी से रिलेटेड एक और डिस्कस करता हूं, कंप्लीटनेस। अब कंप्लीटनेस का क्या मतलब है? सर जो भी जेन्युइन है ना वो रिकॉर्ड हो गया है। मतलब सर फॉर एग्जांपल आज पीपीई है, पीपीई में क्या होता है भाई, ओपनिंग आता है, प्लस एडिशन होता है, माइनस डिलीशन होता है, उससे आपका क्लोजिंग स्टॉक आता, क्लोजिंग पीपी आता है। हाँ सर। ठीक है। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, ठीक है, वो भी हो गया सर। ठीक है। अब मेरी बात को सुनो ना, ये जो भी चीजें हुई है ना ये सब रिकॉर्ड हो गई है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स बैलेंस शीट से रिलेटेड हुए ना, पीपी से रिलेटेड हुए ना, सब रिकॉर्ड हो गए। दैट इज कंप्लीटनेस। कंप्लीट, कंप्लीट, समझे? ऑल जेन्युइन रिकॉर्डेड, सिंपल। एग्जाम्पल्स पढ़ो, तुम्हारे लिए ये जो एग्जाम्पल्स है ना यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल इन्वेंट्री यूनिट्स हेल्ड बाय द एंटिटी दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। इसमें ध्यान रखो, जो थर्ड पार्टी के पास में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है ना वो भी तुम्हारी ही बुक्स की ऑफ अकाउंट्स में बिलोंग करती है, उसको भी तुम्हें रिकॉर्ड करना है। दैट इज योर कंप्लीटनेस कॉन्सेप्ट। ठीक है सर। ERCV। अब बात करते हैं राइट एंड ऑब्लिगेशन की। राइट्स वर्ड यूज होता है बेटा असेट के लिए, और ऑब्लिगेशन वर्ड यूज होता है लाइबिलिटी के लिए। आज एंटिटी, सपोज करो ये पीपी 10 लाख का आया, तो ये 10 लाख का पीपी की ओनरशिप किसकी है भाई? एक्स लिमिटेड की है, मतलब एंटिटी उसको होल्ड करती है। दैट इज योर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है। बात समझ में आती है? राइट्स एंड ऑब्लिगेशन,
तो अपन ने क्या कॉन्सेप्ट समझा, राइट एंड ऑब्लिगेशन का, मतलब एंटिटी एक्चुअल में उस पर राइट होल्ड करती है या उसकी कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है सर, है ना। तो बेसिकली इसके कुछ एग्जांपल्स तुम्हें ध्यान में रखने हैं, जैसे एंटिटी ओन्स और कंट्रोल्स द इन्वेंट्री रिकॉर्डेड इन द एफएस, दैट इज द परचेज इनवॉइसेस हैव बीन मेड इन द नेम ऑफ अ क्लाइंट, है ना। Any inventory held by the party on behalf of another party have not been recognized as a part of inventory, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी की है। अब एक छोटी सी बात है ना, अगर तुम्हें इन्वेंट्री से रिलेटेड पूरी कहानी लिख देना कि जैसे सर इन्वेंट्री तुम्हारी थी, तुमने वो रिकॉर्ड कर ली, जो थर्ड पार्टी की थी वो तुमने रिकॉर्ड नहीं करी, और जो तुम्हारी इन्वेंट्री है वो थर्ड पार्टी के पास में ही पड़ी हुई है, तो वो तुम्हें रिकॉर्ड करनी है, समझे, मतलब तुम्हारी इन्वेंट्री तुम्हें रिकॉर्ड करनी है, थर्ड पार्टी की तुम्हें नहीं करनी है। तो यहाँ पे कंप्लीटनेस हो गया, राइट एंड ऑब्लिगेशन दोनों ही असर्शन के बारे में बात होती है ना। बट एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली आ जाए तो बेटा कंप्लीटनेस मार्क करके आना और कंप्लीटनेस को ही एक्सप्लेन करके आना, ठीक है सर। देन बात करते हैं वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन सिंपल, करेक्ट वैल्यू अप्रोप्रिएट अमाउंट पे रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे फॉर इन्वेंट्री वैल्यूड एज पर AS2, पीपीई आपका ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, इम्पेयरमेंट का कुछ है तो इम्पेयरमेंट का भी एडजस्टमेंट हो गया, मतलब करेक्ट वैल्यू पे बुक करना, दैट्स इट, वैल्यूएशन खत्म खत्म। तो भाई अपन ने ERCV अभी तक क्या देखा, एग्जिस्टेंस 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 ने क्या बोला कि सर कोई भी फेक असेट लाइबिलिटी बुक नहीं करनी है। राइट एंड ऑब्लिगेशन, एंटिटी उस पर होल्ड करती है, मतलब कंट्रोल करती है, और लाइबिलिटी के अगेंस्ट में क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेशन है। कंप्लीटनेस, सारी जेन्युइन चीज़ें रिकॉर्ड हो गई है, एंड वैल्यूएशन करेक्ट वैल्यू पे हो रहा है, ठीक है सर। देन बात करते हैं बेटा कट ऑफ की। कट ऑफ मतलब क्या होता है, 31 मार्च में बाइफर्केशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 24-25, फिर 25-26, तो अप्रोप्रिएट पीरियड में उसका रिकॉर्डिंग हुई है ना। तो देखो एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इन्वेंट्री बैलेंस एट द ईयर एंड डज नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ऑल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री पर्टेनिंग टू द रेलिवेंट ईयर शेल बी इंक्लूडेड रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, ठीक है। देन फाइनली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, कि मतलब जो भी असेट एंड लाइबिलिटी है वो प्रॉपर तरीके से क्लासिफाइड हुए, डिस्क्राइब्ड हुए एंड डिस्क्लोज हुए। अगर प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर से रिलेटेड आपको दिखाना एग्जांपल तो आप आराम से पिक कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है सर। तो ये तो है बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से रिलेटेड असर्शन। अब अपन बात करते हैं PNL, बिल्कुल सेम ही चलेगा, बस थोड़े बहुत नाम इधर उधर हो जाएंगे, बाकी बिल्कुल सेम चलेगा, ठीक है। तो मैं पहले बात करता हूँ कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस में भी यहाँ लिखा क्या है, ऑल जेन्युइन आर रिकॉर्डेड, मतलब ऑल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, मतलब जो रिकॉर्ड होने चाहिए थे उसको रिकॉर्ड कर लिया है, दैट इज योर कंप्लीटनेस। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ऑल जेन्युइन सेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो कि इस साल का है फुल्ली अकाउंट करा है, ठीक है सर। ये तो हो गया सर हमारा कौन सा, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब ऑल जेन्युइन ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। अब बात करते हैं अकरेंस की। अकरेंस को मैं क्या बोला हूँ, नो फेक। जैसे अपन है ना, क्या होता था बैलेंस शीट में अपन एग्जिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं, यहाँ पे अपन कौन सा वर्ड यूज करते हैं, अकरेंस, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, PNL का बैलेंस 31/3 को तो होता नहीं है कि भाई 31/3 का कोई क्लोजिंग बैलेंस जैसा तो कुछ होता नहीं है ना। तो यहाँ पे अकरेंस वर्ड यूज होता है कि ट्रांजेक्शन एक्चुअल में अकर हुए, मतलब कोई भी फेक ट्रांजेक्शन्स आपने बुक नहीं करा है, एंड पर्टेन टू द एंटिटी को बिलोंग करते हैं। इसके एग्जांपल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैव बीन incurred during period in respect of the personal employed by the entity. Employee benefit expense does not include the cost of any unauthorized person, मतलब कोई भी फेक एम्प्लॉय, फिक्टिशियस एम्प्लॉय को तुमने बुक नहीं करा है। रिकॉर्डेड सेल्स रिप्रेजेंट गुड्स विच वर ऑर्डर्ड बाय वैलिड कस्टमर, कोई भी फेक सेल को तुमने बुक नहीं करा है, ठीक है सर। क्या तुम्हें इतना बेसिक समझ में आता है, मतलब सिंपल। अकरेंस मतलब कोई भी फेक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और कंप्लीट मतलब जो जेन्युइन है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बस बेसिक बारीकी वाला डिफरेंस है इनमें, ओके सर। देन बात करते हैं अपन एक्यूरेसी या मेजरमेंट। कोई भी PNL का पर्टिकुलर आइटम है वो सही अमाउंट पे रिकॉर्ड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हैज़ बीन मेजर्ड कैलकुलेटेड करेक्टली, एनी एडजस्टमेंट सच एज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हैव बीन करेक्टली रिकनसाइल्ड एंड अकाउंटेड। फिर सेल्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड, कोई भी डिस्काउंट है तो उसका एडजस्टमेंट कर दिया गया है, मतलब एक्यूरेट अमाउंट पे उसको बुक कर दिया गया है। चाहे आप एक्यूरेसी लिखो या मेजरमेंट लिखो, एक ही बात है, समझे क्या, हाँ सर, ठीक है। एग्जाम में मेजरमेंट लिख देना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देन फाइनली कट ऑफ। कट ऑफ मतलब कि भाई सही पीरियड में रिकॉर्ड करना,
ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना भाई, सपोज करो सैलरी है, तो सैलरी का जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट रह गया तो भाई वो तुम इसी पीरियड में रिकॉर्ड करते हो ना, अक्रूवल बेसिस पे। या चलो इससे कंफ्यूज मत हो, मैं तो तुम्हें बोलता हूँ कि सेल्स जो एग्जाम्पल के लिए, इसमें मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बनाता हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। सेल्स है, सेल्स में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाए तो ही बुक करना। हाँ सर, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 24-25, 25-26, यहाँ पे तुमने इनवॉइस तो बना दिया था बेटा, पर है ना गुड्स डिस्पैच हुए 25-26 में, तो कौन से पीरियड में इसको रिकॉर्ड करोगे सर? हम 25-26 में इसको रिकॉर्ड करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड 25-26 में ट्रांसफर हुए थे। ये मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बता दिया साथ में। देन फाइनली प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स की ट्रांजेक्शन्स हैव बीन क्लासिफाइड एंड प्रेजेंटेड फेयरली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आई होप मैंने क्विकली कवर कराने की कोशिश करी है। बहुत जितना मेरे को लगता था कि रेलिवेंट डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए, मैंने डिटेलिंग पूरी कवर करी है। मुश्किल से 10-15 मिनट में आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। अब आपको क्या करना है सर, आपको एक बार क्विकली कवर अप करना है। ये जितने भी अपने एग्जाम्पल्स थे, कोई अपने बनाए हुए एग्जाम्पल्स नहीं है, आई से स्टडी मटेरियल के जो स्टार्टिंग के जो 2 पन्ने हैं, आप स्टडी मटेरियल खोलोगे ना, वहाँ पे आपको एज इट इज़ ये एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कुछ भी अलग नहीं है। वो एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या देखा है, इंस्टीट्यूट उन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर एमसीक्यू आता है ना, तो उन्हीं एग्जाम्पल्स में से टच कर लेता है। और जब आपको जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस आए, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन सा असर्शन है। ठीक है, अब आपको उस असर्शन का मतलब पता है, मैंने आपको शॉर्ट में लिखवा भी रखा है। हाँ सर, मतलब पता है ना, तो उस एंगल से सोचो कि भाई मैं क्या रेलिवेंट पॉइंट लिखूं। हवा में कुछ भी मत लिखो यार, हवा में कुछ भी मत लिखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलता हूँ कि डेटर का राइट एंड ऑब्लिगेशन है, तो तुम उसके वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट देखोगे प्रोविजन से रिलेटेड, एजिंग एनालिसिस करोगे, बेड डेट का देखोगे। हाँ सर, फिर पीपी के वैल्यूएशन से रिलेटेड बात हो गई, तो डेप्रिसिएशन इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट लगाओगे। हाँ, पर यही बात पीपी के राइट एंड ऑब्लिगेशन की बात हो गई, तो तुम क्या देखोगे कि भाई कंपनी के इन्वॉइस, कंपनी के नाम पे इन्वॉइस है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में सील डीड देखोगे। इस तरीके से कॉन्सेप्ट लगाओ। ट्रेड रिसीवेबल का तुम्हें एग्जिस्टेंस देखना है, मतलब कोई फेक नहीं है, तो तुम्हें एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाओगे। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या? तुम इस हिसाब से लॉजिक लगाओगे तो इट विल हेल्प यू इन एग्जाम। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप इसको लाइक कर रहे हो। थैंक यू।